हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज देखो, अब टाइम बचा है कम और करना है हमको ज़्यादा। तो कम समय में अगर ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो हमें क्या करना चाहिए, एक समरी बना लेनी चाहिए चैप्टर की। तो आज से जो हम लोगों का स्टार्ट होगा उसमें क्या करेंगे, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, जितना जितना मेंस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होने हैं, WBJE वगैरह, सब में जितना लिमिटेड आता है, फॉर्मूले बेस्ड आता है, तो सारे फॉर्मूले तुम्हारे पास एक कॉपी में नोट होने चाहिए। और सारे जब फॉर्मूले नोट होंगे तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए होंगे PYQ में, वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो कॉपी पेन बेटा आप सब लोग निकाल लीजिए। कॉपी पेन निकाल करके लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम होगा। बहुत ही जल्दी में खत्म करेंगे थ्योरी इस चैप्टर की, है ना। जितना ग्राफ आता है वो कराया जाएगा, ग्राफ के बाद जितनी सारी चीजें होंगी। तो कॉपी पेन निकाल लिया आप सब लोग, स्टार्ट किया जाए। सो माय नेम इज धीरज कपूर, और आज से आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का कम समय में गागर में सागर भरना जिसको कहते हैं, तो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जिससे आएगा वो यही तरीका है। बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये फायदेमंद है। उसके बाद जो जो चीजें बोर्ड में नहीं होंगी, जेई मेंस में होंगी, प्लस नीट में होंगी, प्लस WBJE वगैरह में, तो इन सब में भी क्या किया जाएगा, वो सारी चीजें अलग से बता दी जाएंगी जो सिलेबस में है। ठीक है ना, जो चीज सिलेबस में नहीं है बोर्ड में वो वहां पे मेंशन होगा। तो देखो, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये हमारा चैप्टर है। ठीक, अब इसमें सबसे पहले जो बात होगी वो होगी चार्ज की। तो माइंड मैप भी देखिए साथ ही साथ बना लेंगे हम लोग। अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज को किससे दिखाते हैं, Q इक्वल टू NE, प्लस माइनस N इंटू E होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहां पे क्या होता है, जो टोटल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनों के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। सेम चार्ज जो होते हैं, सेम नेचर के जो चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, उन पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स कैसा लगता है, रिपल्सिव लगता है, रिपेल करते हैं। और जो अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं, अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया, बेसिक चीजें हो गई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, एडिटिव नेचर होता है, मतलब साइन के साथ ऐड किया जाएगा। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो वेलोसिटी वगैरह पे डिपेंडेंट नहीं होती है। ठीक है ना, ये हो गई हमारी क्या, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद इंट्रिंसिक हो गई। अब इसमें देखो क्या है कि पूछा जाता है मास एनायन का ज्यादा होगा कि कैटायन का ज्यादा होगा। तो यहां पे जान लो, जैसे लिखा हुआ है मास ऑफ क्लोरीन माइनस, ये हमेशा मास किसका ज्यादा होता है, क्लोरीन से ज्यादा होता है। क्यों होता है बेटा, क्योंकि देखो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 287, इतने होंगे ना। और क्लोरीन माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 288 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 18, और यहाँ पे कितने, 17। तो मास जो होगा वो क्लोरीन माइनस का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किससे, क्लोरीन से हो जाएगा। क्लियर है बेटा, इतना ये चीज समझ में आ गई सबको। फिर उसके बाद देखो, अगर हम कह दें मास ऑफ Na के पास कितने होते हैं, 11, तो 11 भरोगे तो 281। और कभी अगर Na प्लस जरा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2,8। तो इसके पास हो गए 11 और इसके पास कितने हो गए, 10 हो गए। तो जब 11 और 10 हो गए बेटा, तो यहाँ पे मास जो होगा वो Na का ज्यादा होगा, किससे, मास ऑफ Na प्लस से होगा। तो ये जो एक पूरा माइंड मैप बन गया चार्ज का। चार्ज में इससे अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, पूरा समझ में आ गया बेटा आप सबको, चार्ज की प्रॉपर्टी समझ में आ गई,
इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी, चार्ज पे कोई भी फर्क नहीं आएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर का आ सकता है। तो ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज वाला टॉपिक समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा आप सब इसका, या नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो। फिर उसके बाद अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा जो पार्ट होता है वो आता है कूलम्स लॉ। तो देखो कूलम्स लॉ में क्या इंपॉर्टेंट है भाई, अगर हम कूलम्स लॉ की बात करेंगे तो कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है किसका? फोर्स का। फिर उसके बाद F की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी हो गई? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। केवल एप्सिलॉन नॉट है तो 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -12। यूनिट देख लेना, यूनिट अगर हम K की बात करेंगे तो उसकी हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और इसकी अगर हम बात करेंगे तो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। कूलम्स लॉ इतना हो गया। अब इसके बाद फॉर्मूले से हमें क्या क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। इसका मतलब क्या है? इसमें यह कहा जाता है कि अगर हम चार्ज को डबल करेंगे, अगर हम चार्ज को डबल करेंगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? अगर हमने दोनों को डबल कर दिया तो Q1 की जगह 2Q1, Q2 की जगह 2Q2, तो ये ओवरऑल हमारा कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स आ जाएगा ना। और डिस्टेंस बढ़ने पर फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी? कम होगी। जैसे मान लो अगर हमने डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दिया तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना बेटा, तो जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा तो ये यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1/4 टाइम्स हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? अगर स्पीड में चल रहा है वीडियो तो आप इसको 0.75x पे लगा लीजिएगा, अगर तेज चल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, धीरे चल रहा है तो आप 1.5x पे लगा लीजिएगा। तो ये आपके पास सहूलियत है आपके पास। कूलम्स लॉ समझ में आ गया? एक कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म आता है। वेक्टर फॉर्म 1 नंबर का आएगा तो सीधे उसमें लिख देना F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे लगा देना कैप, यहाँ पे वेक्टर उसके ऊपर। और अगर मान लो हमें आर के ऊपर एरो लगाना है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ठीक है ना? यहाँ पे हम लोग R2 माइनस R1 या उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम लोग सीधे यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। क्लियर है मेरे बच्चे सारी बात? अब इसके बाद देखो इसमें जो आते हैं ज्यादा क्वेश्चन वो आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की जब हम बात करेंगे तो F नेट इक्वल टू हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस Fn वेक्टर। सबके ऊपर क्या लग जाएगा? वेक्टर लग जाएगा। तो ये हमारी F नेट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, फोर्स जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे साइन नहीं लगाए जाएंगे, बस डायरेक्शन देखी जाती है। ठीक है, नॉट पुट द साइन ऑफ Q। पुट नहीं किया जाएगा, और डायरेक्शन पहले ही चेक करेंगे कि अट्रैक्टिव होगा। डायरेक्शन चेक करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन चेक करने से पता चलेगा कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं कि अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर है मेरे बच्चे सारी चीज? तो कूलम्स लॉ में बताओ जितनी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो सारी तुम लोगों को बता दी गई हैं।
ठीक है, तो कूलम्स लॉ में बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। अगर यहाँ पे तुम वेक्टर का पूरा उस फॉर्म में लिखना चाहते हो जैसे बुकों में दिया रहता है, तो ये लिख लो F21 मतलब फोर्स ऑन टू, जो पहले लिखा होता है उस पे फोर्स लगता है। F21 है तो फोर्स किस पे लग रहा होगा, 2 पर। जो बाद में लिखा है वो लगा रहा होगा, तो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। तो F21 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो कुछ चेंज होना नहीं है। इधर लिख देंगे R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और इधर तुम्हारा आ जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, ये तुम यहां पे नोट कर लो। क्लियर है इतना? अब इसके बाद देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे क्वेश्चन बनते हैं और समझ में भी नहीं आते हैं, तो उसका एक पार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। तो हेडिंग डाल लो यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करेंगे तो जान लो यहाँ पे, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई भी चार्ज रखा हुआ है, जैसे ये है, यहाँ पे रखा हुआ है प्लस का Q, यहाँ पे रखा हुआ है प्लस का Q2, और यहाँ पे रखा हुआ है प्लस का Q3। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देना तुम, अगर हमें नेट फोर्स चाहिए किस पर, नेट फोर्स ऑन Q1 चाहिए, तो नेट फोर्स ऑन Q1 चाहिए तो देखो Q2 Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और F3 भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो F13 हो जाएगा। तो F नेट की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी F12 माइनस F13, क्योंकि वेक्टर में तुम्हें पता है ये दोनों अपोजिट हैं, तो अपोजिट हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करेंगे तो जो भी वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ से ये आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब मैं ये टाइम नहीं बचाएगी, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराएं, उस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप दूसरी प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से ये सर्च कर लीजिएगा, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कई सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। हमने बस आपको एक हिंट दे दिया कि इस तरीके से ये होता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उस पर आते हैं। तो देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं क्या है। तो E का फॉर्मूला होता है लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0 F/Q0। वेक्टर क्वांटिटी है ये भी। E भी जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं कि कैसे कैसे बनाए जाएंगे, अगर प्लस है तो वो चीज़ समझा देते हैं। अगर मान लो प्लस साइन है, कोई प्लस चार्ज है, तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। अगर कहीं पे माइनस क्यू होता तो माइनस क्यू पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती वो किधर की तरफ होती, अंदर की तरफ होती। ठीक, अगर मान लो कहीं पर डाइपोल बना हुआ है माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो प्लस से निकलती और माइनस में क्या होती, टर्मिनेट होती, इस टाइप से जाती। प्लस से जाती, प्लस से निकलेगी और माइनस में क्या होगा, टर्मिनेट होगी। दो चार्जेस अगर ऐसे दिए गए हैं प्लस क्यू और प्लस क्यू, तो देखो प्लस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे को क्या करने जा रहे हैं, रिपेल करने जा रहे हैं ना, तो यहां से ये चीज ऐसे चली जाएगी। ठीक है, सब आपके सामने होगा बेटा, कोई लिख करके पीपीटी बना करके नहीं सॉल्व होगा। सब कुछ एक एक चीज आपके सामने होगी कि आपको पता चले कैसे हो रहा है। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि बुक लाए, पीपीटी खोली, चालू हो गए, नहीं बेटा। टाइम उसमें क्या लगेगा, आपको लगेगा कि समझ में आ रहा है, कद्दू नहीं समझ में आता। तो ये प्लस क्यू ये सारी चीजें समझ में आ गई, क्लियर है इतना।
चलो बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अभी हमको क्लियर हुआ कि अगर ऐसा होगा, और एक क्वेश्चन जो आता है वो आता है बेटा कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, नोट कर लो इतना। क्लियर है ना इतना? चलो बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किस किस की वजह से होती है, लीनियर चार्ज की वजह से होगी, सरफेस चार्ज की वजह से होगी, स्फेयर से होगी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हम लोग एक एक करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो। यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज। अब यहाँ पे तुम ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हारे सिलेबस में क्या है, 12th के सिलेबस में और मेंस के सिलेबस में क्या क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी कभी बात होगी तो चार्ज जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब यहाँ पे 3 पॉइंट बनते हैं। एक बनता है कि अगर जो ये लाइन है ये फाइनाइट है, एक है कि सेमी फाइनाइट है, कि भाई एक हिस्सा तो इसका इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है लेकिन दूसरे हिस्से की दी हुई है, और तीसरा जो है वो क्या है, इनफाइनाइट। ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे मेंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब फाइनाइट की हम लोग बात करेंगे तो फाइनाइट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे डायग्राम बना देते हैं, जैसे ये फाइनाइट लेंथ हो गई। ठीक है, फाइनाइट लेंथ है, ये इसका सेंटर हो गया, हमें यहाँ पे पूछा गया है। सेमी फाइनाइट क्या है कि भाई एक हिस्सा तो इसका फाइनाइट है और दूसरा हिस्सा जो है वो कहाँ चला जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ चला जा रहा है। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया कि इतना ही दिख रहा है और सब इनफाइनाइट में। हमें पी पॉइंट पर पूछा गया है। तो जब फाइनाइट है तब तो उसके एंगल बन ही रहे होंगे, तो मान लिया अल्फा और बीटा बन गए। क्लियर है बेटा, इतना डायग्राम समझ में आ रहा है? अब तुम यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो देखो इसके पैरेलल एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी और एक परपेंडिकुलर होगी जो इस तरफ होगी। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। तो फॉर्मूले से हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे वैल्यू चेंज होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हमें परपेंडिकुलर चाहिए, अगर हमें परपेंडिकुलर चाहिए होगी और पैरेलल चाहिए होगी, ठीक है ना, दो ही तो चाहिए होंगी, अब इसके अलावा तो कुछ चाहिए नहीं होगा। तो जब ये चाहिए होगा तो देखो फॉर्मूला हो जाएगा के लैम्डा अपॉन डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होगा, और यहां से जब करेंगे पैरेलल के लिए तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाई डी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ठीक है, या यहाँ पे तुम एक काम करो, इसको कॉस बीटा टू बीटा ये लेना होता है ना,
यहाँ पे हो जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ये तुम लोगों का मेंस में है, ये बोल्ड में नहीं, बोल्ड में केवल आखिरी वाला है। यहाँ पे तुम बात करोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही रही, लेकिन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो अल्फा और बीटा दोनों कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ का तो हमें पता रहता है 1/4πε0 2 लैम्डा बाई डी होता है, ये बोल्ड का है। ठीक है, इस पे आए हुए हैं क्वेश्चन, ये भी मेंस का ही है, मेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो दोनों चीजें, तीनों चीजें समझ में आई। इनफाइनाइट के लिए अल्फा और बीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और यही अगर हम फाइनाइट की बात करेंगे तो इतना हो जाएगा। समझ में आया। चलो अब थोड़ी थोड़ी चीजें मेंस की तरफ चलेंगी, है ना। तो जो बोल्ड वाले हैं वो केवल इतना ध्यान रखो, अगर वो बोर्ड की तैयारी के लिए आ रहे हो तो वहां पे मैं लिख दूंगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या नहीं है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। यहाँ पे इतना ध्यान रखना कि ये ई परपेंडिकुलर होता है और ई पैरेलल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही आएगा, ई परपेंडिकुलर भी होगा और ई पैरेलल भी होगा। ठीक, ये चीज समझ में आई। चलो, इसी में कभी कभी पूछते हैं कि अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। ये चीज का ध्यान रखना है इतना। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। अगले में ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज रिंग, अगर चार्ज रिंग की वजह से पूछते हैं तो क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमसे तो देखो यहाँ पे एक चार्ज रिंग दी हुई है, चार्ज रिंग दी हुई है, तो बेटा चार्ज जो होगा वो चारों तरफ फ्लो कर रहा होगा, रुका होगा। अब हमसे यहाँ से r डिस्टेंस पर पूछ लिया गया, P पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी ये पूछ ली गई। तो देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा E इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे जो r हो ये x डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस का रिंग है, r रेडियस का, और ये q चार्ज। ठीक है, तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, इतना ये तुम लोग फॉर्मूला लिख लो, ये बोल्ड में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है ये भी हम बता दें तुम्हें। ये पूछा जाता है कि E की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। तो इसको ऐसे ना करो, इसको ऐसे लिखो, अगर हमें E की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या E की मिनिमम वैल्यू चाहिए, अगर हमें E की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और E की क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो E की मैक्सिमम के लिए x की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी r/√2, प्लस माइनस लगा दिया, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। और जब x की वैल्यू 0 होगी, मतलब सेंटर पे होगी, तो E की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0 आने वाली। ये हमेशा याद रखना है। ठीक, क्लियर है ये। इतनी बात समझ में आ गई, नोट कर लो, नोट कर लो बेटा सब। तो हर एक चीज यहां से ये हमें समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद देखो, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे ये प्लस है, तो ये वैल्यू इधर से ऐसे नीचे की तरफ जाएगी और इधर से ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। तो जब मिनिमम लेना होगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई का अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये हो जाएगी r/√2।
और यहाँ पर भी ये कितनी हो जाएगी, R/√2 हो जाएगी। ठीक, इतना बना लो ग्राफ। तो रिंग का केस समझ में आ गया। रिंग के केस में क्या होता है कि E का फॉर्मूला होता है KQX/R² x। ये बोल्ड में नहीं है, ठीक है, ये बोल्ड का नहीं है इतना, तो बोल्ड के लिए इतना परेशान ना होना, ये मेंस का है, मेन उसमें आता है। तो पहली बार अगर सीख रहे हो तो भैया फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या क्या पूछा जा चुका है PYQ में वो हमने लिख दिया है। अगर तुम कहीं पे भी कोचिंग नहीं की हुई है मेंस की, तो यहाँ पे जो नोट्स बनाए जा रहे हैं, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे भी पता है कि अभी इस साल जो 12th में है उन्होंने नहीं की हुई है उतनी, तो ये बस एक नोट्स में लिखते रहो, ताकि जब भी पेपर हो तो रिवाइज करो तो ये पता चल जाए कि सेंटर पर E की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और R/√2 पे कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। क्लियर है बेटा, समझ में आया इतना? ठीक, अब अगला देखते हैं। तो देखो अब टाइम ना खराब हो इसलिए यहाँ पे हमने ये बता दिया कि ये बोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और ये हमारा मेंस के लिए, ठीक है। तो हेडिंग क्या है हमारे पास कि अब की बार क्या होने वाला है, चार्ज डिस्क होने वाली है। तो डिस्क जो है उसमें क्या होगा, चार्ज हमारा अंदर ही अंदर रहेगा। रेडियस हमने इसकी मान ली कितनी है, R है। प्लस है तो ये E क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो प्लस से ये यहाँ पे जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड माननी होती है वहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, बाय डिफॉल्ट प्लस मानते हैं। तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब जो E का फॉर्मूला आने वाला है, E का फॉर्मूला जो आने वाला है वो आ जाएगा इतना, σ/2ε। तो ये हमारा E का फॉर्मूला जो आएगा वो आ जाएगा σ/2ε0 1 - x/√x² + R²। बोल्ड में इसी को हम लोगों ने गॉस थ्योरम में प्रूफ किया हुआ है। गॉस थ्योरम में कितना आता है कि अगर डिस्क जो है वो बहुत लार्ज है तो E की वैल्यू हो जाएगी σ/2ε0। इसमें क्या होगा, कंडीशन है कि x जो है बहुत छोटा होगा R से बहुत छोटा है। इसका मतलब जो हमारी शीट है वो क्या है, इनफाइनाइटली शीट ऑफ चार्ज है ये, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा ये? तो ये देखो तुम लोगों में अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए किसमें, चार्ज स्फीयर में, तो ये पूरा हमने कॉलम बना दिया ताकि टाइम ना वेस्ट हो तुम्हारा। अब चार्ज स्फीयर की बात करेंगे तो बेटा कंडक्टर होता है और एक नॉन कंडक्टर होता है। इतना तुम लोग ध्यान रखना कि कंडक्टर में चाहे हॉलो लिखा हो चाहे सॉलिड लिखा हो, जितना भी चार्ज होता है वो कहाँ पे जाता है, सरफेस पे जाता है। तो जब सरफेस पे जाता है तो तुम यहाँ पे अगर 3 पॉइंट बने तुम्हारे, एक बना इनसाइड, एक बना सरफेस पर, और एक बनेगा आउटसाइड, ठीक है। तो इन तीनों पर इनसाइड में देखो सारा का सारा जो चार्ज है वो कहाँ पर है, सरफेस पे है ना। तो अंदर तो कोई चार्ज होगा नहीं, तो हमने लिख दिया Q इनसाइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर Q इनसाइड 0 हो रहा है तो बताओ E जो होगा वो अंदर कितना आने वाला है, वो भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो E की वैल्यू होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो Q इनसाइड इक्वल टू 0, और जो E आएगा इनसाइड वो भी कितने होने वाला है, 0 होने वाला है। सरफेस की बात करेंगे तो E की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 1/4πε0 Q/R² हो जाएगी। और आउटसाइड की बात करेंगे तो 1/4πε0 Q/R² आएगा। तो हमें पता है कि जब बाहर जाएगी तो ये E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, R² होगा। R की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो E की वैल्यू भी लगातार क्या होगी, चेंज होगी। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लिया यहाँ पर एक स्फीयर बना दिया, तो स्फीयर जब बनाया बेटा तो यहाँ पे देखो अंदर तो E की वैल्यू कितनी होने वाली है, 0, सरफेस पे होगी और उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो ऐसे चली जाएगी। इसको डॉटेड करके मिला दिया यहाँ पे, ये जो होता है ये E मैक्स हो जाएगा। ये किसके लिए है, ये है कंडक्टर के लिए, चाहे हॉलो हो चाहे वहाँ पे सॉलिड हो। क्लियर है इतना? नॉन कंडक्टर में क्या होता है, जो चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है।
तो सारा का सारा चार्ज किधर आ गया, अब अंदर आ गया। तो जब अंदर आ गया तो यहाँ पर इनसाइड भी होगा, सरफेस पे भी होगा और आउटसाइड भी होगा। तो यहाँ पे इनसाइड भी होगा, सरफेस पर भी होगा और आउटसाइड भी होगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है, ठीक है, इसका ग्राफ जो बनता है वो यहाँ पे बना दे रहे हैं हम। मान लिया कि ये स्फेयर है, तो यहाँ से यहाँ तक तो लीनियर जाता है और फिर यहाँ से ये हमारा ऐसे चला जाता है, ठीक है। ये प्लस प्लस यहाँ फैला हुआ है। यहाँ पे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ठीक है। इतना नोट कर लो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये इनसाइड वाले में ये पूरा ग्राफ बन गया। फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला में पता है कि अगर इनसाइड होगा इसका मतलब R क्या होगा, लेस देन R होगा। तो E की वैल्यू आ जाएगी KQR अपॉन आर क्यूब, या E की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सरफेस पे बेटा हम यही बात करेंगे तो सरफेस पे हो जाएगा KQ अपॉन आर स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम होगा, सरफेस पर ही मैक्सिमम होता है। और फिर उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए। ये सब नोट्स में तुम लोग लिखते जाओ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का बोर्ड के लिए प्लस मेंस के लिए बढ़िया एकदम तैयारी हो जाएगी तुम्हारी, एक ही प्लेटफॉर्म पे बढ़िया तैयारी हो जाएगी दोनों के लिए, ठीक है ना। फॉर्मूले याद होने चाहिए। अच्छा, मेंस की तैयारी कब होगी, जब हम लोग इसी के PYQ कराएंगे। PYQ भी करना है हमेशा, कभी भी अगर सिलेक्शन लेना है तो ये जान लो कि 25-75 का रेशियो रखा करो। मतलब 25% देना है थ्योरी में, टाइम की बात कर रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट की, और 75% करना है न्यूमेरिकल में। मतलब अगर मान लो 1 आवर तुम दे रहे हो थ्योरी रीड करने में, पढ़ने में, तो यहाँ पे 4 आवर्स या 3 आवर्स तुम दोगे यहाँ पर क्या, न्यूमेरिकल करने में, तब जाकर के मेंस के लिए है ये, ठीक है। इसीलिए थ्योरी एक बार ढंग से कर लो। थ्योरी ये ना सोचो कि सर किसी ने 15 मिनट में ये वीडियो बना दी है, किसी ने 25 मिनट में बना दी है, किसी ने 2 घंटे में बनाई है। अगर एक बार थ्योरी जो है ढंग से कर ली तो न्यूमेरिकल तुम्हारा जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे केवल फॉर्मेलिटी नहीं करनी है कि अच्छा हमने थ्योरी पढ़ ली, आता हमें कुछ नहीं है। हमें थ्योरी करनी है और ऐसी करनी है कि हमारे दिमाग में छपी हो इस समय, ठीक है ना, ये चीज़ होती है। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हो गया। अब देखो, अगर हमसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। ये मैं अलग से बना दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों का टाइम बचा रहे थोड़ा, ताकि और भी चीज़ें पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक की खत्म हो जाए 1-1.5 घंटे में। नहीं तो होगा क्या, 4-5 घंटे की वीडियो बनेगी, तुम्हें भी लगेगा कि सर बहुत ज़्यादा है ना। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूले हैं और मेंस के लिए हैं, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं। ये जो फॉर्मूले हैं ये मेंस लेवल के लिए हैं। तो अगर नहीं मन है तो स्किप कर सकते हो, लेकिन मेंस का करना है तो भाई करना ही पड़ेगा। तो dq की वैल्यू हो गई लैम्डा x dx। क्या है कि अगर मान लो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो ये एक रॉड दी हुई है, तो रॉड जब दी हुई है तो हमारा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होती है, लैम्डा से दिखाते हैं हम लोग। तो dq जो होगा वो कितना हो जाएगा, लैम्डा जो भी x के फॉर्म में होगा और dx। अब E इक्वल टू फॉर्मूला होता है KQ बाई आर स्क्वायर। तो K हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे, इसकी जो भी पोजीशन दी होगी A टू B लेकर के जाएंगे, और हो जाएगा K लैम्डा x dx अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला वही रखा है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं किया गया है, यहाँ पे बस dq की वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पे K 2 बार आ गया है, सॉरी। तो एक ही बार रहेगा, तो ये चीज आ जाएगी। देखो है क्या, E इक्वल टू हमने क्या लिखा है, KQ बाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, यही तो फॉर्मूला होता है। अब KQ निकालने के लिए हमने क्या किया, DQ किया और उसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो जब इतना किया तो यहाँ पे ये वैल्यू रखी और ये आंसर आ गया। यही काम इसमें भी होगा। अगर मान लो ये x लेंथ पे है, ये r पर है, ये dx है, और dx में कितना चार्ज है, dq चार्ज है, तो फॉर्मूला तो ये होता है हमारे पास। लेकिन अब हमें q इन कितना है, अंदर कितना चार्ज है, तो उसके लिए क्या किया, 0 से r तक लेके गए
और हमने 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स में इंटीग्रेट कर दिया उसको। क्लियर है ये? अगर क्वेश्चन आएंगे अभी इसके बाद तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ये कैसे अप्लाई हुआ है। बस अभी के लिए क्या है, अभी के लिए शॉर्ट नोट्स बनाते चलो तुम लोग। क्लियर है बेटा इतना? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम खत्म हो गया, अब बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। तो V का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। इसमें ये ध्यान रखना कि पोटेंशियल जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे जो Q रखा जाएगा ये विद साइन रखा जाता है। इसी के बाद एक पोटेंशियल एनर्जी आती है U। तो U का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। ये भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ये U। तो U की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। फिर उसके बाद F का फॉर्मूला होता है, मतलब वो बता दे रहे हैं एक साथ ताकि तुम्हें याद रहे किसमें किसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। Q1 Q2/R स्क्वायर होता है, और E का जो फॉर्मूला होता था वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। ये दोनों जो हैं ये वेक्टर हैं, ये दोनों जो हैं ये स्केलर हैं। तो यहाँ पर भी Q1 Q2 जो होगा वो साइन के साथ रखा जाएगा। स्केलर में हमेशा साइन रखा जाएगा और वेक्टर में साइन नहीं रखा जाएगा। तो इतना ध्यान रखना तुम लोग। क्लियर है इतना? तो ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई हैं। अब इसके बाद पोटेंशियल में क्या क्या और चीजें आती हैं, कैसे कैसे फॉर्मूले आते हैं, तो वो अभी हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पोटेंशियल में क्या, एक तो रिंग का आ सकता है। रिंग का आएगा, इसका मतलब सारा का सारा चार्ज। यहाँ पे सारा का सारा चार्ज मतलब Q चार्ज है, और R ये सब क्या है, आउटर सरफेस पर है। जब मेरे बेटे आउटर सरफेस पे होता है तो V की वैल्यू हो जाएगी KQ/√x² प्लस R²। x यहाँ से इसकी डिस्टेंस है और R जो है वो क्या है, रेडियस है। क्लियर है बेटा? Q का हमेशा साइन रखा जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल में हमेशा लिख दे रहे हैं Q को विद साइन रखा जाता है। ठीक है, कैसा भी डायग्राम हो हमेशा Q को साइन के साथ रखना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। क्लियर है इतना? तो V की वैल्यू आ गई KQ/√x² प्लस R²। फिर अगर हम शेल की बात करेंगे तो देखो शेल की बात करेंगे तो ये यहाँ पे एक शेल बनाया है। शेल का मतलब होता है जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा कहाँ रिसाइड कर रहा है, आउटसाइड द सरफेस कर रहा है। तो ये हमारा आउटसाइड द सरफेस कर गया। अब ये R लेस देन R होगा या R ग्रेटर देन R होगा। तो V की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी KQ/R, और यहाँ पे जो आएगी वो हो जाएगी KQ/r आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाएंगे इसका तो देखो अंदर जब तक हम बात करेंगे, जब तक R की वैल्यू R नहीं है, मतलब ये सरफेस वाला पॉइंट है, सरफेस वाले पॉइंट से पहले तक तुम देखोगे तो ये वैल्यू कांस्टेंट है। ये वैल्यू बेटा क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। तो ये आ जाएगा KQ/R। और अगर हम यही बात करेंगे किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, तो फर्स्ट पॉइंट ये R लेस देन R है। तो यहाँ पे ये सॉलिड का मतलब होता है जितना भी चार्ज है वो अंदर ही अंदर है ना। तो वहाँ पे जब अंदर होता है तो वहाँ पे वेरिएशन होता है, क्योंकि थोड़ी दूर जाओगे तो ज़्यादा कम चार्ज हुआ, फिर और गए तो ज़्यादा चार्ज हुआ। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो R लेस देन R होगा तो V की वैल्यू आ गई KQ/2R3। ये फॉर्मूले याद ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई तरीका तो है नहीं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है उतना जल्दी याद हो जाता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक, तो ये चीज़ें समझ में आ गई? क्लियर है इतना? पोटेंशियल में जो तीन चीज़ें थी, सॉलिड स्फीयर का, शेल का और रिंग का, तो तीनों हमें क्लियर हो गई। अब देखो बात आती है हमारे पास किसकी, रिलेशन बिटवीन E एंड B। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन चाहिए। तो हमें पता है E का फॉर्मूला होता है -dV/dx। अब dV/dx की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर मान लो x अलग होगा, y अलग होगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ∂V/∂x इंटू आई कैप प्लस ∂V/∂y j कैप प्लस ∂V/∂z
k कैप। ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तब जाकर के हम क्या कर पाएंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। और डेल वी बाई डेल एक्स, या इसका मतलब समझ लो क्या होता है, जैसे मान लो लिखा हुआ है v इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6z क्यूब। तो जब हम इसको डेल वी बाई डेल एक्स करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्या रखी जाएंगी, कांस्टेंट रखी जाएंगी। जब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको पार्शियल बोलते हैं। जो यहाँ पे हमने डेल वी बाई डेल एक्स लिखा हुआ है इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएट। पार्शियल डिफरेंशिएट आगे आएगा तुम लोगों में, लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि जब हम किसी एक को वेरिएबल मानते हैं तो और सारी चीज़ों को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। तो डेल वी बाई डेल एक्स बेटा आ जाएगा 6x। डेल वी बाई डेल वाई जो आएगा वो तुम्हारा आ गया 5, और डेल वी बाई डेल जेड जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 18z स्क्वायर। तो ये चीज़ यहाँ से हो जाएगी। और वैसे अगर मान लो v आ जाएगा तो माइनस इंटीग्रेशन e डॉट डी आर होता है, वहाँ से ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो e और v का जो रिलेशन है वो समझ में आया बेटा सबको। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर हम बात करेंगे तो डाइपोल क्या होता है, माइनस q और प्लस q। अगर इनके बीच की डिस्टेंस 2a है, 2a इसलिए मानते हैं हम लोग क्योंकि यहाँ से डाइपोल का सेंटर मान करके a और a कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है इसको 2l मान लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो तुम लोगों को, इसको 2l कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो जब हम ये करेंगे तो हमने इसको मान लिया 2l, ये डिस्टेंस हो गई l और l। अब यहाँ पे जो p का फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट का वो होता है q इंटू 2l, और यहाँ पे जो p की डायरेक्शन होती है वो आती है माइनस q2 प्लस q। जो p की डायरेक्शन होगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस q से प्लस q की तरफ आएगी। ठीक है ना, माइनस q से प्लस q। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बात करेंगे। डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग है, पोटेंशियल का अलग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करेंगे तो एक हमारे पास होता है एक्सियल पॉइंट और एक होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। ये दोनों पॉइंट तो फेमस है हमारे पास। उसके बाद एट एनी पॉइंट भी आता है। तो एक्सियल पॉइंट देखो क्या होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू। अगर हम इसी को बढ़ा रहे हैं यहाँ पे पी पॉइंट तक तो ये एल डिस्टेंस है और ये जो है ये कितनी है, आर डिस्टेंस है। तो ई का फॉर्मूला जो आता है वो आता है के 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2 नहीं, स्क्वायर कर लो इसको, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है ना। अगर शॉर्ट डाइपोल होगा तो E की वैल्यू आ जाएगी के 2p अपॉन आर क्यूब। ठीक है, k इंटू 2p बाई आर क्यूब। और इसकी जो डायरेक्शन होती है E की ये भी होती है माइनस q2 प्लस q। तो इसका मतलब एक्सियल में, एक्सियल पॉइंट में P जो होता है या E जो लिखें वो E जो होता है वो पैरेलल होता है किसके, P के। क्लियर है इतना। इक्वेटोरियल देख लो, इक्वेटोरियल का डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, माइनस क्यू है, ये यहाँ पे प्लस क्यू है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है उसको अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो ये P हो गया, ये हो गया L और L, ये डिस्टेंस हो गई R। तो यहाँ पर जो E इक्वेटोरियल की वैल्यू आती है वो आती K। अगर हम केवल शॉर्ट डाइपोल की बात करेंगे तो आ जाएगा P अपॉन आर क्यूब। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है प्लस Q2 माइनस Q। तो यहाँ पे E जो होता है वो आता है एंटी पैरेलल 2p।
ई जो होगा वो किसके आ जाएगा, एंटी पैरेलल आ जाएगा, किसके, पी के। नोट कर लो यहां तक। यहाँ पे इसका नहीं लिखा है तो ये नोट कर लो, ई इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एक्सियल हो गया और एक हो गया इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में हमेशा याद रखना एंटी पैरेलल होता है, और एक्सियल में जो होता है वो हमारा क्या होता है, पैरेलल होता है। तो एक्सियल वाले में पैरेलल हो जाएगा और इसमें जो होगा वो एंटी पैरेलल हो जाएगा। नोट कर लो इतना। इसमें अगर हमसे कहा जाए एक्सियल और इक्वेटोरियल का रेशियो क्या होता है, तो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल, इसका जो रेशियो होता है ये होता है 2/1, 2:1 होता है। ठीक है, ये रेशियो होता है किसका किसका, एक्सियल का और इक्वेटोरियल का। क्लियर है बेटा, तो ये चीज हो जाएगी। तो अब देखो हम लोगों ने 2 पॉइंट कर लिए थे, कौन कौन से कर लिए थे, एक्सियल और इक्वेटोरियल। अब एक्सियल और इक्वेटोरियल के बाद आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किसी भी पॉइंट पे चाहिए, एट एनी पॉइंट चाहिए। तो हमने मान लो यहाँ पर डाइपोल दिया हुआ था हमारे पास, ए और बी दिया हुआ था। अब हमसे यहाँ से कह रहा है थीटा एंगल पे पूछा गया, पी पॉइंट पे क्या होगी। तो हमें पता है बेटा, ये देखो हमने पहले बना दिया यहाँ पे ताकि टाइम ना वेस्ट हो, है ना, क्योंकि पूरी पूरी क्लास है नहीं यहाँ पे, वन शॉट में करने आए हो, तो जितना जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल जाए वो हो जाएगा। तो ए और बी है, तो देखो ए से बी जब जाएगा तो ये जो पी होगा ये डाइपोल मोमेंट है। क्लियर है इतना, ये पी हो गया। अब P का एक कंपोनेंट इधर चला गया, एक कंपोनेंट इधर चला गया। अब हम इस P की बात कर रहे हैं, तो देखो ये जो P वाला इधर से आ रहा है, ये मानना है ये एक्सियल वाला दे देगा, और ये जो P साइन थीटा है ये हमारा क्या दे देगा, इक्वेटोरियल दे देगा। तो हमें पता है ई एक्सियल का फॉर्मूला पता है कि K इंटू 2P/r³ होता है, और यहाँ पे P की जगह कितना आ गया, P cos थीटा, इतना ध्यान रखना। और यहाँ पे E इक्वेटोरियल है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, K इंटू पी साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन r³। अब E एक्सियल आ चुका है और E इक्वेटोरियल आ चुका है। अब इसके बाद जब हम E नेट निकालेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट E एक्सियल स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2z cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस z साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, ई नेट इक्वल टू के इंटू पी अपॉन r³। इतना ध्यान रखना, k इंटू पी अपॉन r³ अंडर रूट 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा होगी। टेन अल्फा की बात करेंगे तो टेन अल्फा हो जाएगा ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल। इक्वेटोरियल और एक्सियल का अपॉन करेंगे तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना, समझ में आ गया, चलो बढ़िया। अब देखो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में हो गया। अब हमें डाइपोल किस में आएगा, पोटेंशियल में भी तो है डाइपोल। तो डाइपोल जब पोटेंशियल में है तो उसमें भी 3 पॉइंट बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, एक बनता है एक्सियल पॉइंट, एक बनता है इक्वेटोरियल पॉइंट, और एक बनता है एट एनी पॉइंट। तो एक्सियल है, इक्वेटोरियल है और एट एनी पॉइंट है। तो देखो जब हम एक्सियल की बात करते हैं तो एक्सियल में ये तुम्हारा -q है, ये +q है, ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस L है, ये L है, ये R है। तो V की वैल्यू आ जाएगी K P अपॉन r² माइनस L²। अगर शॉर्ट डाइपोल की बात करेंगे जो कि बोर्ड में है तो K P अपॉन r²। इसकी बोर्ड में प्रूविंग इंपॉर्टेंट है। इक्वेटोरियल का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड में कि अगर वहां पे उस पॉइंट का लोकस बताइए जहां पर पोटेंशियल तो 0 हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लोकस क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल हो जाएगा। इक्वेटोरियल में V 0 होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक, फिर उसके बाद आता है एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे बात करें तो जब एट एनी पॉइंट बात करेंगे तो -q +q है, P पे निकालना है। तो यहाँ पर V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K P cos थीटा अपॉन r² हो जाएगी। क्लियर है ये। पोटेंशियल के केस में सारे पॉइंट समझ में आ गए। अब पोटेंशियल के बाद तुम्हारा आता है इसी में टॉर्क आता है और एनर्जी आती है। तो टॉर्क और एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा।
वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा P क्रॉस E। P साइन थीटा की बात करेंगे तो टाउ मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है। मैक्सिमम के लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +1, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो टाउ मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी P इंटू ई। और मिनिमम में तुम्हारा साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो टाउ मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टाउ के जो क्वेश्चन होते हैं वो एसएचएम बेस्ड क्वेश्चन जब बनते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, मेंस की बात कर रहे हैं हम। मेंस में जब एसएचएम के क्वेश्चन बनते हैं कि बॉडी को डिस्प्लेस किया गया है, उसका टाइम पीरियड निकालिए, तब इसकी यूज होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बात आती है एनर्जी की। तो एनर्जी का फॉर्मूला देखो, यू का फॉर्मूला होता है -PE cos थीटा। यहाँ पे स्टेबल और अनस्टेबल की बात होगी, स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा। तो स्टेबल जब होता है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, तो u की वैल्यू उस समय कितनी हो जाएगी, -PE। और अनस्टेबल के लिए थीटा जो होता है वो कितना होता है, 180 होता है, तो u की वैल्यू हो जाएगी +PE। ठीक है, एनर्जी की बात करेंगे तो u का फॉर्मूला हो गया -PE cos थीटा, और -PE cos थीटा हो गया। उसके बाद या तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। स्टेबल होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0, और थीटा की वैल्यू अगर 0 हो गई तो u का फॉर्मूला आ जाएगा -PE। अनस्टेबल होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 180, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +PE हो जाएगी। क्लियर है बेटा। अब देखो गॉस थ्योरम से वो वाला पार्ट पूरा खत्म हो गया है जिसमें क्या क्या है, फोर्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, गॉस थ्योरम से जितना मतलब भर का है एक स्लाइड में उतना ही करा रहे हैं, उसके जब PYQ कराए जाएंगे तो वो तुम लोगों को समझ में आ जाएंगे। तो गॉस थ्योरम में देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है सबसे पहले। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है। कुछ चीजें नोट कर लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। उसकी वैल्यू होती है E.A, है ना। फाई जो गॉस लॉ बताया गया था, गॉस थ्योरम में ये बताया गया था कि जो भी फाई होगा वो क्या होगा, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। उससे पहले फाई का ये फॉर्मूला चलता था। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये जो फॉर्मूला आता है, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और E की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फिर बात आती है कि भाई Q इनक्लोज्ड कौन सा लेना है हमको। Q इनक्लोज्ड होता है क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है उतना ही चार्ज हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्लोज्ड सरफेस एक दी हुई है, एक है क्या Q1, एक है Q3 और एक है Q5। तो ये हो जाएगा Q1 + Q3 - Q5। ये हो गया हमारा क्या, टोटल चार्ज। Q इनक्लोज्ड हो गया, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी Q1 + Q3 - Q5 आ जाएगी। क्लियर है इतना। फिर आता है एक सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल में मान लो अगर तुम्हें अल्फा दे रखा है, ठीक है, अगर तुम्हें प्लेन एंगल दे रखा है तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा 2π1 - cos अल्फा। ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो और ये सारी वैल्यू नोट कर लो। तो ये गॉस लॉ से इतना ही लिमिटेड आता है, क्योंकि जो इसकी प्रूविंग थी उसके जो फॉर्मूले थे वो हमने वहां पर पहले ही कवर करा लिए। तो गॉस लॉ से जो क्वेश्चन बनता है वो इस पर बेस्ड बन सकता है। ठीक है, इतना कर लो। अब ये देखो, ये इस वीडियो का आखिरी पार्ट है। इसमें कंडक्टर के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं मेंस में, तो कंडक्टर के बारे में कुछ जान लो कुछ चीज़ें। कंडक्टर में सारा का सारा चार्ज ये कहाँ चला जाता है, सरफेस पे चला जाता है। अंदर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। और कैपिटल V जो होता है पोटेंशियल, वो हमेशा क्या बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। तो देखो सारी चीज़ें लिखी हैं, सारा का सारा चार्ज कहाँ पर है, सरफेस पर है। E की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। V की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस होती है। क्लियर है बेटा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट पार्ट पूरा देखो 1 घंटे से कम में खत्म हुआ है, तो 1 शॉर्ट वीडियो है। अब इसका क्या है, PYQ लगाएंगे तो 1 घंटा अगर हमने इसमें दिया है तो PYQ एटलीस्ट 3 घंटे हमें करना होगा। क्लियर है इतना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस थ्योरी चैप्टर में कोई डाउट हो तो बता दो, कमेंट में बता देना। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।